हमारे देश में इसको जो बजट को अगर कहा जाए तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि बजट को भारत में क्या कहते हैं तो आप वार्षिक वित्तीय विवरण को टिक करेंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर यही अमेरिका में कहा जाए तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट कहते हैं। समझ गए ना, आय व्यय का विवरण। दोनों देशों का बेसिक डिफरेंस आप समझ गए होंगे। क्यों? भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण और अमेरिका में आय व्यय का विवरण। ये बजट की मतलब एक प्रकार से समझिए, इसी तरीके से इंडिकेशन आप समझिए। सारे काम किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में बजट प्रस्तुत करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कंसेप्ट यह क्लियर होना चाहिए कि सरकार जो होती है कोई भी काम करती है तो किसके नाम से करती है? राष्ट्रपति के नाम से, ये आप जानते हैं। और आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में देखे होंगे उसकी शक्तियों को बांटा हुआ है, और 74 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति काम करेंगे। ठीक, तो ज़्यादा गूढ़ता में नहीं फंसना है। इसकी सिंप्लिसिटी ये है कि जब बजट रख दिया जाता है, पहले क्या करेगा? देखे होंगे बजट जो है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाता है ना। और बजट को पहले फरवरी के अंतिम दिवस में रखा जाता था और अब इसको जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक है, और हम लोग बजट को लेकर के जो हमारी एक थिंकिंग है, तो बजट एक प्रकार से क्या होता है? ये देश का आईना है, एक आर्थिक आईना है बजट। हर व्यक्ति अपनी सूरत इसमें झांक सकता है, बजट में अपना चेहरा देख सकता है। हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति टकटकी लगा के बैठा रहता है कि उसके लिए बजट में क्या होने वाला है। बजट जनरली 7-8 महीने में बनाए जाते हैं। हालांकि इसका टेन्योर थोड़ा कम समझिए, क्योंकि पहले फरवरी लास्ट में बजट रखा जाता था। अब चूंकि 1 फरवरी को, तो 1 महीने यहाँ टेन्योर कम समझिए। करीब ये जुलाई अगस्त से इस पे एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जुलाई अगस्त से 1 फरवरी के बीच में जितना वक्त होता है, ऑलमोस्ट उतना समझिए कि बजट बनाने में टाइम जाता है। ठीक है, तो बजट जो है एक ऐसा समझें जैसे बजट पैसा देने का एक विभाग है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि वह कौन सा विभाग है जो पैसा खर्च नहीं करता है, तो वो है वित्त विभाग। आप समझे ना। ये अगर हम एक सर्किल ऐसे बनाएं और यहां लिख दें वित्त, ये विभाग है वित्त का, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। और यहाँ जितने भी हैं देश में, ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। कोई रक्षा का है, कोई गृह का है, कोई कार्मिक का है, कोई पेट्रोलियम का है, कोई ऊर्जा का है, कोई उद्योग का है, कोई श्रम का है। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं। 3 विभागों से कहा जाता है कि आपको क्या पैसा चाहिए और पिछले साल आपने क्या पैसा मांगा था। तो पिछले साल और इस साल, पिछले साल के हिसाब से इस साल, दोनों का वो आधार देते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है ना, उसको देखता है कि हमारे पास पैसा आने का रास्ता क्या है, क्योंकि पैसा आया पैसा गया। ठीक है, अगर पैसा आएगा 35 लाख करोड़ और मांगेंगे 45 लाख करोड़ तो नहीं हो पाएगा, कहां से दे पाएंगे। तो एक प्रकार से विभागों और वित्त विभाग के बीच में सौदेबाजी भी होती है कि क्या यह जरूरी है, इतने में काम नहीं चल सकता, वगैरह वगैरह। खैर जो भी है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसको आपको उतना नहीं समझना जितना आगे समझना है। तो एक प्रकार से विभागों के बीच वित्त विभाग जो है एक बार्गेनिंग करके एक डेटा ले लेता है। उस डेटा को बिल्कुल कंप्लीट जब सब कर लेगा तो 1 फरवरी को पार्लियामेंट में जाता है फाइनेंस मिनिस्टर रखने। दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर सबका जहमत लेके जाता है। रक्षा वाले ने जो बजट मांगा उसका हिसाब वो जाता है पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने कि भैया देखो ये है, ऐसा है। ठीक है, तो बजट कहाँ रखा जाएगा? बजट रखा जाता है संसद में। लोकसभा में भी बजट रखा जाता है और राज्यसभा में बजट रखा जाता है। तो आप इसको मोटा मोटा मान के चलिए कि संसद में बजट रखा जाता है।
ठीक है, बजट रखता कौन है? संसद में बजट कौन रखेगा बेटा? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री को किसने कहा बजट रखने के लिए? प्रेसिडेंट ने कहा। गुड, प्रेसिडेंट के नाम से सब होता है ना। राष्ट्रपति ने बजट रखवाया। किसने रखवाया चेला? राष्ट्रपति ने बजट रखवाया वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में। गौर करना, फिर बाद में राष्ट्रपति फिर वहीं मिलेगा अभी रास्ते में, इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं मैं। संसद इस पर चर्चा करेगी। पहले तो वित्त मंत्री अपना बजट भाषण करते हैं, वो देखे ही हैं, ठीक। फिर इसमें क्या करेंगे? संसद पे इस पे बहस होती है। सभी पार्लियामेंटियन के पास बजट की कॉपी रहती है। बजट रखने के बाद थोड़ी छुट्टी कर दी जाती है, जनरली 4 और दिन की समझो छुट्टी रहती है। बजट पढ़ लो यार, तभी तो बात करोगे। और इस पे बाकायदा चर्चा का समय होता, चर्चा किया गया। बजट में मद होते हैं, आइटम। जैसे स्वास्थ्य विभाग है ना, तो स्वास्थ्य विभाग में पूरा बजट नहीं होगा, नहीं समझे? स्वास्थ्य विभाग में पूरा का मतलब जैसे हमने कह दिया 100 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग को चाहिए, ऐसे नहीं। पोलियो के लिए कितना चाहिए, कोरोना टीका के लिए कितना चाहिए, ये सब आइटम रहते हैं उसमें। इसको बोलते हैं मद, आइटम। जैसे आपने रक्षा विभाग के लिए राफेल खरीदा तो राफेल एक आइटम हो गया। ऐसे नहीं कि रक्षा के लिए इतना बजट चाहिए हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। आइटम, तो आइटम में बटा होता है। और ध्यान रखना, एक मद का पैसा दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकते। एक प्रकार से पार्लियामेंट आपको मद वाइज परमिशन दी होती है। जैसे आपने स्वास्थ्य विभाग का 100 करोड़ रखा, उदाहरण दे रहा हूं, 100 करोड़ रखा, तो ऐसा नहीं है कि पोलियो का पैसा आप कोरोना में खर्च कर देंगे। मद वाइज अप्रूवल मिलता है, ठीक है। कोरोना के लिए अगर 5 करोड़ है और पोलियो के लिए भी 5 करोड़ है, पता चला पोलियो में 6 करोड़ खर्च करने की जरूरत है, तो आप पैसा फिर से मांगेंगे, बनस्पति है कि उसी में घाल मेल कर ले, ठीक। ये थोड़ा वैसे समझाने की बात हो गई। बहस होगी, संसद करती। सरकार को क्या चाहिए कि भैया संसद जो हम बजट रखें अप्रूव कर दें, हम काम करें। तो इसी दौरान 2 बिल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमने फाइनेंशियल बिल जिसको हम कह रहे हैं। एक होता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल से गवर्नमेंट को टैक्स लगाने और वसूलने की परमिशन हो गई, पैसा वसूल सकती है। और एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल, जिसमें गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने की परमिशन, यानी संचित निधि से सरकार पैसा तब निकाल सकती है जब एप्रोप्रिएशन बिल पारित हो जाता है, ठीक। तो पहले सरकार क्या बताती है कि हम पैसा लाएंगे कहां से, पैसा आएगा कहां से, ये बताएंगे कहां से, फाइनेंशियल बिल से। और पैसा फिर निकालने की परमिशन कहां से संसद से लेंगे, एप्रोप्रिएशन बिल से। तो पैसा आया और पैसा अब जाएगा, पैसा निकालेंगे कहां लगाएंगे, पैसा वो बताते हैं ना, पैसा कहां लगाएंगे हम। अब पैसा कहां से लाएंगे? आपने देखे होंगे जब पढ़ते हैं तो कहते हैं इनकम टैक्स स्लैब में ये परिवर्तन आया। अभी इसी बार कुछ सुनने को मिला, नहीं पहले तो सब ऐसे चल रहा था, ठीक। बोले कि कंघा है, ये है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, फलाना है, ढिमका है, ये सस्ते होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, ये सस्ते होंगे, गाड़ी है, ट्रक है, बस है, ये महंगे होंगे। ऐसे सुनते रहते हैं कि नहीं? किस पर? कोई टैक्स हुआ तो कम ज्यादा होता रहता है भाई। 100 रुपए का चीज पर 5 रुपए टैक्स था, आपने उसको 12% कर दिया टैक्स, तब वो महंगा हो जाएगा। मोबाइल पे टैक्स आपने घटा दिया तो मोबाइल सस्ता हो जाएगा। उसी पे तो होता है ना। अब कहीं पे आप टैक्स घटाते हैं तो कहीं पे टैक्स, कहीं नई चीज खोजते हैं या कहीं बढ़ाते हैं, मैनेज तो करना पड़ता है ना भाई। तो एप्रोप्रिएशन बिल से संचित निधि से पैसा, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं संचित निधि को, वहां से पैसा निकाल सकते हैं। फाइनेंस बिल से टैक्स वसूल सकते हैं, मतलब वो टैक्स एक प्रकार से परमिशन है जनता से पैसा वसूलने का। संसद क्या करेगी? सब कुछ के बाद सरकार, देखो सरकार का बहुमत होता तभी तो सरकार है ना, तो मेज तो सब थपथपा ही देते हैं। और जरा आप कल्पना करके देखो कि जो बजट
जुलाई अगस्त से बनते बनते फरवरी में पेश हुआ और उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म लगे हुए हैं भाई, बहुत सारे विभाग लगे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल माइंड लगा हुआ है, तब जाकर के एक बजट रूप लेता है ना। उस बजट को आप कैसे समझ लेंगे इतनी जल्दी है? और पार्लियामेंटियन कहां से समझ लेंगे इतना? कईयों को तो अर्थशास्त्र पता नहीं है। एक प्रकार से कहने का मेरा मतलब है कि जितनी शिद्दत से बजट बनाया जाता है, न उतनी शिद्दत से बहस होती है, न उतनी शिद्दत से समझ होती है। ठीक, तो कुछ जरूरी जो मुद्दे होते हैं, जो वाइबल किस्म के बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे सुने होंगे कि ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, जनता, विपक्ष यही सब बोलते रहते हैं और सरकार उसकी मजबूती बनाएगी। मैंने एमएसपी के लिए ये किया, इसमें इतना रोजगार बढ़ेगा, इसमें फलाना होगा, ये होगा, मैंने मनरेगा के लिए किया, इसके लिए सरकार अपना बात बताती रहती है। खैर, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है कि संसद बजट को पारित कर देगी, है ना। तो इसको अगर एक प्रक्रिया में देखें तो पहले बजट को निर्माण किया जाता है, ठीक, फिर संसद में पेश किया जाता है। इसका क्रम बता रहे हैं। बजट का निर्माण होता है, संसद में पेश किया जाता है, फिर संसद स्वीकृत करती है, फिर सरकार उस क्रियान्वयन करती है उस बजट का। ठीक, तो बहस इसके बाद क्या किया, पारित कर दिया, स्वीकृत हो गया कि ठीक है बजट। और बिना बहस के भी बहुत सारे आइटम पास कर दिए जाते हैं। बहस तक कहां पहुंचोगे यार? 5, 6, 8 महीने, 7 महीने का बजट जो बना है, तुम कितना बहस कर लोगे वहां पे? और किन किन चीजों पर करोगे बहस? तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जिसको बिना छुए, बिना देखे, बिना समझे लिफाफे की चीज थी, लिफाफे में रह गई, उसको भी पारित कर दिया जाता है। सारा बजट पारित, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसको प्रकाश में भी नहीं लाया गया, उसको भी पारित करने की प्रक्रिया को गिलोटिन कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि गिलोटिन क्या है, तो कह देना कि जिस पर बिना चर्चा के ही सारी चीज पारित कर दी जाती है। बजट पैसा, समझ गए कि नहीं? इसको बोलते हैं गिलोटिन, राइट। बजट पारित हो गया, अब सरकार क्या करेगी? बजट का क्रियान्वयन करेगी बेटा, ठीक है ना। बजट का क्या करेगी? क्रियान्वयन, यानी पैसा टैक्स वसूलेगी। देखे होंगे कि जब बजट पास होता है ना, तो 1 फरवरी को जब बजट आया और 31 मार्च के बाद जो है 1 अप्रैल से वो एग्जीक्यूट हो गया। तो जो टैक्स फैक्स लगने हैं, महंगाई घटनी बढ़नी है जिस भी तरीके से, वो कहां चला गया? 1 अप्रैल से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। अब जैसे अभी अप्रैल आया, तो वो जो बजट 1 फरवरी का था ना, वो एग्जीक्यूट है, समझिए उसको। जो टैक्स स्लैब नहीं चेंज हुआ है, वो 1 अप्रैल से लागू हो गया। वो हम लोग अगली बार जब ITR वगैरह फाइल कर रहे होंगे, तो हम लोग अब नए सिरे से उसको देख सकते हैं कि हम कहां पर हैं, ठीक है ना। या जैसे GST बढ़ गया या कुछ और हो गया, कोई भी कानून, टैक्स जो भी हुआ है, हम फाइनेंशियल ईयर में उसको देखते हैं, नेक्स्ट के लिए होता है वो। अब देखो, क्रियान्वयन होगा, सरकार क्या करेगी? बजट पे साल भर काम करेगी। साल भर का बजट है, 31 मार्च 2024 तक के लिए बजट है। लेकिन कभी कभी बजट घट भी जाता है भाई। आपने 1 महीने का खर्चा मंगाया, 20 दिन के बाद पता चला 500 का और जरूरत, तो आप सप्लीमेंट मांग लो। एक्सेस बजट की जरूरत पड़ती है, उसके नियम है, वो बताएंगे आपको बजट के दौरान। अभी तो हम फाइनेंशियल, पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर की थोड़ी चर्चा आई, तो मैंने कहा थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं इसकी, ठीक। बजट पारित हो गया, अब बजट का क्रियान्वयन होगा। तो बजट में 2 डायमेंशन होते हैं। फर्स्टली क्या है, डायमेंशन को एक फॉर्म में देखेंगे। एक होता है अकाउंटिंग, हर जगह होता है यार अकाउंटिंग। हमारे ऑफिस में भी डे बुक है। कोई भी कर्मचारी कुछ भी करेगा, कागज लाएगा, पेन लाएगा, पेंसिल लाएगा, चाय लाएगा, कॉफी लाएगा, साबुन लाएगा, गैस सिलेंडर लाएगा, कुछ भी XYZ लाएगा, उसको डे बुक में लिख देगा कितने का लाया, कब लाया। और किसी को पेमेंट दिया, इसको 20 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, इसको दिया, वो सब लिखा रहता है।
और पैसा आया वो भी डे बुक में लिखा है, उस तारीख को एक तरफ लिख देता है ना, रहता है डे बुक होता ही है कि ये यहाँ से आया, ये यहाँ से गया, आटा इतने का, चावल इतने का, फलाना इतने का, खाने पीने इतना, सब्जी इतना, सब लिख देता है। ठीक, तो ये ऑफिस का खर्च हो गया ना। अगर हम किसी ऑफिस वाले को 5,000 रुपया दिए तो वो हमारे सामने लिखे रख देता है कि सर ये डे बुक, ये खर्चा हुआ सर, हो गया। 5,000 आया और 5200 रुपया गया, तो हमने कहा यार 200 रुपया ज़्यादा खर्च हुआ। हाँ बोले सर वो हम अपनी सैलरी से खर्च किए। हमने कहा लो 200 रुपया, तो समझे ना। तो अकाउंटिंग हुआ ना। अब आप पैसा खर्च करेंगे तो पैसा लिखेगा ना, कोई कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो पहले क्या था बच्चा, हमारे यहाँ जो, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 123 से आगे जा रहा हूँ, 148 में जाऊंगा अब मैं। आर्टिकल 148 में कहा गया है कि एक सीएजी है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 से 151 की चर्चा जो है सीएजी के लिए की गई है। ठीक, 148 में जो सीएजी नियुक्त होता है, पहले जो है ना 76 वगैरह से पहले आप देखेंगे, मतलब 80s के पहले, 80s के पहले क्या था कि सीएजी अकाउंटिंग का भी काम करता था, ऑडिटिंग का भी काम करता था। अभी सीएजी 4-5 मद हटा दीजिए तो सिर्फ ऑडिटिंग का काम करता है। तो आप सोच रहे हो कि अकाउंटिंग का काम कौन करता है? हर विभाग का जो एक सेक्रेटरी होता है ना, विभाग का जो सेक्रेटरी होता है अपने इसका, वो प्रभारी व्यय अधिकारी होता है। ठीक है, जो प्रभारी व्यय अधिकारी बन जाता है, जैसे कोई कलेक्टर है तो देखें अलग अलग रूपों में जाना जाता है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो टीचर है, पता चला अभी एक कुर्सी पर जाकर बैठ के कुछ करने कहेंगे तो कोचिंग के डायरेक्टर है। बस इतना जो डिफरेंसेस है ना। अभी जैसे जाकर मैंने बोला ना डे बुक चेक करने लगा, मतलब ऐसे करता नहीं हूँ, सबके उसमें क्या कितना करने की जगह है, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं। अगर करने लगे तो पता लगे वहाँ तो हम ऑडिटर का काम करने लगे, ऑडिटिंग हो रहा है। तो क्या होता है कि प्रभारी जो व्यय अधिकारी है, जो सेक्रेटरी लेवल का होता है, जो सेक्रेटरी होता है, वो लिखता है पैसा विभाग ने खर्च किया है, कहाँ खर्च किया वो लिखेगा। ठीक, बाद में सीएजी उसको ऑडिट करेगा। एक प्रकार से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग किसने किया? सीएजी ने। अब देखो बजट बनाया गया, फिर से एक बार चलते हैं पीछे। बजट बना, बजट पार्लियामेंट में रखा गया, पार्लियामेंट ने उसको अप्रूवल दे दिया, स्वीकृति दे दी, गवर्नमेंट उस पर क्रियान्वयन कर रही है। क्रियान्वयन के दौरान अकाउंटिंग हो रही है, और अकाउंटिंग के बाद क्या होगी? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग जरूरी नहीं है कि उसी समय हो। आपको मैं बता दूं कि जितने हमारे ये भेल गेल या जो ये नीनी रत्न, नवरत्न, महारत्न या इस तरीके से जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, आपको सीएजी जब पहले ऑडिटिंग करती थी तो पहुंच नहीं पाती थी। बहुत सारे और भी सोशल डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ हो, फलाना हो, ढिमका, ऐसे। तो फिर बाद में हम लोगों ने 1967 में एक और उसको चेक करने के लिए पीएसी जो बनाई थी, पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी। फिलहाल मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि 10 से 10 साल भी हो जाते हैं कभी कभी किसी डिपार्टमेंट की दोबारा एडिटिंग होने में। 10 साल भी हो जाते हैं। ऐसा मत समझिए हर फाइनेंशियल ईयर में एडिटिंग हो रहा है। एडिटिंग करने जाएंगे देखेंगे, बट रिपीट होने में टाइम लग जाता है। सीएजी जब एडिटिंग करेगा ना बच्चा, एज ऑडिटर एडिटिंग का काम करता है, तब करप्शन का खुलासा होता है। भ्रष्टाचार के खुलासे कब होते हैं? जब सीएजी की रिपोर्ट आती है। सीएजी की नियुक्ति किस में हुई? सीएजी किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट हुआ? 148। ठीक, अपॉइंट किसने किया? गुड, राष्ट्रपति ने ना, राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया। आर्टिकल 151 में सीएजी रिपोर्ट किसको देगा?
किसको रिपोर्ट देगा? अरे यार, स्पीकर को किस बात के लिए देगा? स्पीकर कहाँ घुस रहे हैं यहाँ? हाँ, अरे भाई, किसने अपॉइंट किया उसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिपोर्ट किसको करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया। शपथ दिलाया ना यार उसको, तो तुम सरकार में है। एक प्रकार से सरकार को ही अपॉइंट करता है वो। वित्त मंत्री किसका है? किसने अपॉइंट किया उसको? मतलब अपॉइंट शब्द थोड़ा उतना फिजिबल नहीं, बट समझाने के लिए बोल रहा हूं। किसने अपॉइंट किया? भाई देखो, शपथ लेता है, लेकिन वित्त मंत्रालय जो है बांटता राष्ट्रपति ही है, लेकिन कहता तो प्रधानमंत्री है ना। तो वित्त मंत्रालय एक प्रकार से वित्त मंत्री किसने बनाया? वित्त उसको राष्ट्रपति ने। बजट किसके कहने पर संसद में रखा? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में बजट रखवाया। संसद ने क्या किया? हल्ला गुल्ला जो भी किए हों, आपने अप्रूव कर दिया उसको। अप्रूव कर दिया तो उसी संसद में से, यानी उसी पार्लियामेंट में जो सरकार निकली थी, वो सरकार पैसा खर्च करती है। सरकार का मतलब होता है क्रियान्वयन बॉडी, क्रियान्वयन करने वाली, एग्जीक्यूटर, कार्यपालिका, कार्य करने वाली। उसने क्या किया? पैसा खर्च किया। अरे जिसके लिए पैसा खर्च करना था वही कर रही है, ऐसे नहीं है कि अपने घर उठा ले जा रही है खर्च करने के नाम पे। सरकार पैसा खर्च किया, अस्पताल बनाने में, सड़क बनाने में, फलाना करने में, ये करने में पैसा खर्च किया। पैसा लिखा गया कि कहां जा रहा है। पैसा एकदम से नहीं मिलता चेला। अप्रैल का पैसा चेला अप्रैल में मिलता है। जैसे तुमको कहीं कहीं तो 15 दिन में पैसा मिलता है। आप गए वित्त मंत्रालय, पैसा मांगोगे ना, अप्रूवल किसने? इसने लिया है। इसके पास टैक्स, साल भर का टैक्स इकट्ठा आ गया क्या? जीएसटी नहीं देखते हो हर महीना आता है? अप्रैल का जीएसटी आया, पैसा आए तभी तो देगा। सैलरी नौकरी का आदमी करता 12 महीना, तो 12 बार में सैलरी मिलती है ना। इसीलिए तो घर आप बनाते हैं, जब ईएमआई लोन लेते हैं तो लोन तो दे देगा 20-30 लाख इकट्ठा, लेकिन उसको पता है ना कि 30 लाख इकट्ठा थोड़ी जमा करेगा ये, तो बोलेगा महीने में देते रहना तुम। तो वो क्या किया? पैसा आया, अब आपका बंधा हुआ है। अप्रैल में लो 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपया जब लेने जाएंगे ना मई में, तो कहेगा अप्रैल वाला दिखाओ, खर्च हो गए। अप्रैल वाला दिखाएंगे, हाँ खर्च हो गए, हिसाब दे दे के ले। जैसे हमने बोला ले 50 रुपये टमाटर लाओ, फिर अगले दिन बोलेंगे कि जाओ आलू ले आओ, तो मैं बोलूंगा कल का टमाटर का हिसाब दो। ठीक है, ऐसे नहीं कि जाते रहो लेते रहो लेते रहो। थोड़ा प्रेशर भी रहना चाहिए ना। पैसे लिखत पढ़त होता, कहां दिया गया, क्या लिया गया, सब तभी तो जाके ठीक चलेगा इतना बड़ा सिस्टम। खैर, तो यहां पर क्या हुआ? इसने ऑडिट कर दिया, मतलब सरकार ने क्रियान्वयन किया। इमिट कैसे गया यार? सरकार ने क्रियान्वयन किया। हाँ, ये ऑटोमेटिक मशीन में ही सब दिक्कत है। क्रियान्वयन किया, लिखा गया, सीएजी ने एडिटिंग कर दिया। सीएजी ऑडिट करके आर्टिकल 151 के तहत बोला राष्ट्रपति को, ले सर ये रिपोर्ट आई है। बजट किसने रखवाया? प्रेसिडेंट ने। गुड, बजट रखवाया प्रेसिडेंट ने। रिपोर्ट बजट की सब कुछ के बाद किसके पास गई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। घूम के वहीं गई कि नहीं? जो बजट आपने सर रखवाया था, वही बजट का रिपोर्ट लो ऑडिट के बाद। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति बजट भेज देंगे संसद में, संसद में रखवा देंगे। कौन? जो सीएजी की रिपोर्ट है। अप्रूवल किसने दिया था? बजट को अप्रूव किसने किया यार? पार्लियामेंट ने। प्रेसिडेंट के पास सीएजी की रिपोर्ट आई, प्रेसिडेंट ने कहा अप्रूव तुम किए, देखो अब कि जो तुमने पास किया था वैसे ही हुआ है काम कि नहीं, तुम देखो। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? प्रेसिडेंट जाकर के फिर पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को भेज देते हैं कि प्रभु आप इस पे नजर डालिए कि जो बजट आप अप्रूव किए थे वैसा का वैसे ही खर्चा वर्चा हुआ है, कुछ गड़बड़ी हो गई है। ये नहीं बोलते हैं गड़बड़ी हो गई, अपना देख लो। ठीक है, तो जो हमारी पार्लियामेंट है बच्चा, वो विशेषज्ञ इकाई तो है नहीं। सीएजी विशेषज्ञ था, अब रख दिया पार्लियामेंट में। हमने क्या बोला कि पार्लियामेंट्रियन जो हैं विशेषज्ञ इकाई नहीं है,
विशेषज्ञ नहीं है, सब अर्थशास्त्री थोड़ी बैठे हैं वहां। तो बजट में चर्चा के दौरान ही आप समझ गए थे कि कैसे लोग हैं। अब बजट में रिपोर्ट आ गई तो इसके लिए 3 फाइनेंशियल कमेटी बनाई गई है, जिसको आप स्थायी समिति बोलिए, हमेशा रहता है। ऐसे नहीं है कि बनाई गई फिर तदर्थ कमेटी की तरह नहीं है कि एडहॉक पे आई और चली गई। संसदीय स्थायी समितियां हैं, ठीक। और वो समितियां कौन सी हैं, इधर समझो। एक समिति का नाम है फाइनेंशियल, वित्तीय समितियां। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि इनमें से कौन वित्तीय समिति नहीं है, तो इन 3 के अलावा टिक कर देना, ये नहीं है। एक है लोक लेखा समिति, अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरा है अनुमान समिति, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एस्टीमेट कमेटी। इसको हिंदी में अनुमान के अलावा आकलन प्राकलन भी लिखा हो तो यही है। हिंदी में इसके पर्यायवाची भी कभी कभी आ जाते हैं, आकलन समिति या प्राकलन समिति, तब भी आप अनुमान समिति समझेंगे, ठीक है। और अंग्रेजी में तो एस्टीमेट कमेटी है ही। पहले यही 2 समितियां थी। 1967 में एक समिति और बढ़ा दी गई, उसका नाम है लोक उपक्रम समिति, पब्लिक इंटरप्राइजेस कमेटी, ठीक। ये पब्लिक इंटरप्राइजेस कमेटी, भेल गेल जितनी भी ये पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनकी रिपोर्ट को, जो सीएजी की रिपोर्ट आती है, उन पे ये समीक्षा करती है अपना, ठीक। सुनो, जब सीएजी की रिपोर्ट चली जाती है राष्ट्रपति के पास, है ना, तो बच्चा संसद में जब आया, राष्ट्रपति ने संसद में भेज दिया, तो संसद क्या करती है, उससे दे देती है समितियों को। ये फाइनेंशियल कमेटी है, इनको दे देती है, तो वो इस पे काम करते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें जो 22 सदस्य होते हैं, 15+7 का रेशियो होता है। ये लोकसभा के ही सारे लोग होते हैं, और इसमें भी 15+7 होते हैं। कुछ आया समझ में?